लंबे बालों वाला ससुराल। आहा, आज तो कितनी खिली खिली करारी धूप निकली है। बस मेरे स्वादिष्ट अचार में धूप लग जाए। गंजी शकुंतला एक तरफ अपने खुले आंगन में बैठकर धूप में अचार सुखा रही होती है तो दूसरी तरफ भारती चमचमाती टकले पर पल्लू डाले झाड़ू लगा रही होती है। तभी सर्दी की ठंडी ठंडी हवा से उसका पल्लू सरक जाता है। तभी एक कबूतर दोनों सास बहू के गंजे सर पर पॉटी करके चला जाता है। सत्यानाश हो इस करमजले कबूतर का, टकले पर शौच कर गया। छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है। हाँ जी, आपके साथ साथ कबूतर मेरे गंजे सर पर भी रंगारंग कार्यक्रम करके चला गया। दोनों सास बहू के गंजे सर को सना देखकर पड़ोसन पद्मा जोर जोर से हंसते हुए दोनों की खूब खिल्ली उड़ाती है। क्यों शकुंतला बहन, आज फिर से कबूतर तुम दोनों गंजी सास बहू के सर पर रायता फैला गया। लगता है कबूतरों को तुम दोनों गंजी सास बहू का चमचमाता टकला पसंद आ गया है। जहां पड़ोसने गंजी सास बहू से चुटकी ले रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की कुछ शैतान बच्चे टकली रूही को चिढ़ा रहे थे। गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। मुझे गंजी गंजी मत बोलो वरना मैं तुम लोगों का सर फोड़ दूंगी। देख देख विराट या गंजी रूही कैसे चिढ़ रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। गंजी 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 रूही गंजी है, रूही गंजी है। गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। गंजा गंजा कहकर चिढ़ाने पर रूही रोते रोते घर लौट आती है। रूही, क्या हुआ मेरी बेटी, किसी ने मारा तुझे, क्यों रो रही है? माँ, सारे के सारे बच्चे मुझे गंजा गंजा बोल के चिढ़ा रहे। स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते। मेरे बाल कब आएंगे माँ? मेरी वजह से आज पूरा का पूरा मोहल्ला, अड़ोसी पड़ोसी सब मेरे गंजे ससुराल वालों का मजाक उड़ा रहे। इन हालातों की जिम्मेदार मैं हूँ। आखिर क्यों अपने गंजे ससुराल वालों के मजाक उड़ने के लिए अंजलि खुद को जिम्मेदार मान रही है, और आखिर पूरा ससुराल गंजा कैसे हुआ? तो चलिए प्यारे दर्शकों, कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। ये देखिए शकुंतला जी, इसकी जोड़ी गगन बेटे के साथ एक नंबर की लगेगी। देखिए एकदम दूध जितनी कोरी चिट्टी है। और नए नक्श भी कितने सुंदर हैं। नहीं नहीं पंडित जी, ये लड़की भी कुछ खास नहीं जची। जरा इसके बाल देखिए कितनी परकटी है। और सासू माँ, जरा इस वाली लड़की के बाल तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे चूहों ने ही कुतर डाले। वैसे भाभी, इस तस्वीर वाली लड़की को देखकर मुझे एक शायरी याद आ गई। अरे तो फिर सुना दो मेरी प्यारी रेशमा, हंसनुमा माहौल बन जाएगा। अर्ज किया है, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल है, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल है, खुश नसीब है वो चूहे जिन्होंने कुतरे तुम्हारे बाल हैं। रेशमा के शायरी पर सब के सब लंबे बालों वाले ससुराल वाले ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तभी उनके बीच में बैठे टकले पंडित जी खफा हो जाते हैं। क्षमा कीजिए शकुंतला जी, लेकिन आपके परिवार वालों में संस्कार नाम की चीज नहीं है। माना कि आपके घर में सबके बाल इतने लंबे घने कमर तक हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कम बाल पाले और गंजे लोगों का मजाक उड़ाएं। मैं चलता हूँ, अब आप अपने बेटे के लिए खुद ही बहू ढूंढ लेना। चलो भला टली टकले पंडित जी, आप जाइए। अपने गगन के लिए लाखों में एक लंबे बालों वाली बहू चुनकर लाऊंगी। शकुंतला की बात सुनकर गगन की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। बुद्ध विहार में रहने वाले अनिल प्रसाद और शकुंतला देवी के परिवार में बड़ों से लेकर बच्चों तक के बाल भी कमर तक लंबे घने काले रेशमी थे। इसलिए पूरे मोहल्ले में वो लंबे बालों वाले ससुराल के नाम से मशहूर थे। शकुंतला देवी को ऐसे ही लंबे बालों वाली बहू की तलाश थी। कितनी देर लगा दी आने में, क्या हुआ, ऐसे कद्दू की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? तुमने अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात की? अंजलि, वो मैं बात नहीं कर पाया। तुम्हें तो पता है मेरी फैमिली में मम्मी पापा बहन भाई भाभी, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी भतीजी, उसके भी लंबे घुटनों तक घने बाल हैं, और तुम्हारे सिर पर तो 4 बाल हैं। माँ देखते ही मना कर देगी। गगन, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम्हें भी लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की चाहिए? अंजलि, ऐसा नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, मगर माँ को लंबे बालों वाली बहू ही चाहिए। तभी अंजलि के दिमाग में कुछ चलता। मेरे पास इसका तोड़ है। तुम्हारे परिवार को लंबे बाल ही चाहिए ना, हो जाएगा, डोंट वरी। अंजलि एक महंगे ब्यूटी पार्लर में जाती है और अपनी समस्या बताती है। देखो अंजलि, आपके बालों की ग्रोथ बहुत हल्की है और स्कैल्प की स्किन भी काफी वीक है। हम हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, ये रिस्की है, बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। ये देखो, ये लंबे बालों की विग है। इसे लगाने के बाद कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे लंबे बाल नहीं। अंजलि लंबे बालों की बिग लगाती है। तस्वीर देखते शकुंतला हामी भर देती है और चटमंगनी पटब्याह करके अंजलि अपने लंबे बालों वाले ससुराल आ जाती है। अंजलि के नकली बाल को देखते ही उसकी जेठानी भारती जल भुन के खाक हो जाती है। ये बाल हैं या रेशम का जाल? वारी जावा देवरानी जी, तुमने तो हमारे लंबे बाल वाले ससुराल की और भी ज्यादा शान ही बढ़ा दी। जी धन्यवाद। अब वैसे अंजलि भाभी, आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या यूज करती हैं? कुछ घरेलू देसी नुस्खे या फिर कोई खास तेल शैम्पू? ननद रेशमा के ये पूछने पर अंजलि अटकते हुए बोलती है,
वो अंजलि गुड़हल शिकाकाई रीठा से बना जड़ी बूटी वाला शैम्पू लगाती है। देवर जी, आपको कैसे पता देवरानी जी कौन सा शैम्पू तेल लगाती हैं? वो भाभी अंजलि ने ही मुझे बताया था। दाल में कुछ तो काला है। मुझे इस देवरानी पर नजर बनाए रखनी होगी। पहले ही दिन से भारती अंजलि के बालों पर नजर रखती है, मगर अंजलि चौकन्ना रहती थी। उफ, बाल में कितनी खारिश हो रही है, शैम्पू कर लेती हूँ। आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर मैं इसका पर्दा फाश करूंगी। तभी अंजलि जेठानी को देख लेती है और खिड़की बंद कर देती है। आज तो बाल बाल बच गई, वरना मेरा भेद खुल जाता। अंजलि बिग उतार कर नहाने जाती है। जेठानी हाथ मलते रह जाती है। धत्तेरे की, आज भी बच गई है देवरानी। अब रेशमा ही मेरी मदद कर सकती है। भारती रेशमा के कमरे में जाती है, जहां वो अपने लंबे बालों को संवार रही थी। देखो तो कितने सल्की सल्की बाल है मेरे। मुझ जैसे हसीन लंबे बालों वाली लड़की इस पूरे गली मोहल्ले में कोई नहीं होगी। अरे ओ मेरी बुद्धू नंद, अगर तुम्हारा जुल्फे सवारना हो गया हो तो मेरी बात सुनो। भारती रेशमा के कान में कुछ बुदबुदाती है। रेशमा अपने लंबे बालों को झटकते हुए घमंड से बोलती है, ऐसा क्या भारती भाभी, अब देखो कैसे मैं अंजलि भाभी का कच्चा चिट्ठा खोलती हूँ। इसी तरह से 1-2 दिन बीत जाते हैं और रेशमा भारती कटोरी में तेल लेके आती है। पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। अंजलि भाभी आइए, मैं आपके लंबे काले सुंदर बालों की चंपी कर देती हूँ, इससे बालों में और भी चमक आ जाएगी। नहीं नहीं रेशमा, रहने दो, वो मुझे बालों में चंपी करवाना पसंद नहीं है, बाल बहुत ही चिपचिपे हो जाते हैं। अरे देवरानी जी, ये कोई चमेली का तेल थोड़ी है जो आपके बाल चिपचिपे हो जाएंगे। करवा लीजिए चंपी, हमारे लंबे ससुराल में तो हर सप्ताह हम एक दूसरे की चंपी करते हैं। अरे छोटी बहू, रेशमा अच्छी चंपी करती है। देखो, हम मर्दों के भी सिर पर ये जो घने लंबे सलमान खान जैसी जुल्फे दिख रही है, वो बहू से ही हुई है। तभी रूही अंजलि के बालों को खींचने लगती है। चाची चाची चंपी करवा लो ना, बैठ जाओ ना चाची। एकदम से अंजलि के सर से उसके लंबे बालों की बिग निकल जाती है। यहाँ तक कि उसके असली बचे हुए बाल भी जमीन पर झड़ जाते हैं। अंजलि को गंजा देखकर सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे ये क्या छोटी बहू, तो टकली निकली। तो क्या हो गया ससुर जी, वो आपने अमिताभ बच्चन जी का गाना नहीं सुना, जिसकी बीवी टकली उसका भी बड़ा नाम है। टकले पर टकले पर बजा दो तबले का क्या काम है, टकले पर बजा दो तबले का क्या काम है। इतने के बाद अंजलि बिलख बिलख के रोने लगती है। रेशमा भारती भाभी बस कीजिए आप दोनों। अरे इतने भी अपने लंबे बालों पर मत इतराइए। पता है, आप लोगों की खुशी के लिए अंजलि ने विग लगाया, इसलिए इसके बाकी बाल भी झड़ गए। गगन, मुझ जैसी गंजी बहू का रहना अच्छा नहीं है। मैं चली जाती हूँ। अंजलि को जाते देखकर सब उसे रोक लेती हैं। बहू तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तू हमसे अलग नहीं है। हमारे कारण तेरे बाल उड़ गए ना, अब हम उसकी भरपाई करेंगे। अब अंजलि के साथ साथ ससुराल वाले अपने लंबे बालों पर उस तरह चलवा देते हैं, मगर सब लोग उनके गंजे सर देखकर हंसी उड़ाते हैं। बस अब मैं मेरे ससुराल वालों के लंबे बाल कैसे भी करके लाऊंगी। अंजलि फोन पर जड़ी बूटियों से शैम्पू बनाने की विधि देखती है और बाजार से शैम्पू बनाने का सामान आंवला, गुड़हल, शिकाकाई, रीठा घर लाकर शैम्पू बनाकर सबको इस्तेमाल करवाती है, जिससे सबके बाल उगने लगते हैं और वापस से अंजलि का गंजे ससुराल लंबे बालों वाला ससुराल हो जाता है। ठंड में गरीब माँ बेटी का जादुई चूल्हा, बर्तन और कपड़े। माँ मेरे हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ आइए। माँ हाथ पकड़िए ना, ऐसे तो आप गड्ढे में गिरते ही जाओगे, ये गहरा दलदल है। मत बचाओ हम लाचार बूढ़ी औरत को, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर तुमने जान बचाई तो हम तुम पर बोझ बन जाएंगे। छोड़ दो हमें, हम अब और जीना नहीं चाहते हैं। नहीं माँ, आप ऐसे मत बोलिए, आपको जीना होगा और हम आपकी जान जरूर बचाएंगे। आखिर कौन थी वो तीनों बुढ़ियां जो अब अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, और क्या गरिमा उनकी जान बचा पाएगी? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। छोटे से मिट्टी के घर में गरिमा अपने पति और 3 बेटियों के साथ रहती थी। गरिमा का पति बहुत ही शराबी था। ऐसे ही एक दिन गरिमा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसका शराबी पति राजेश उसके बालों को पकड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। गरिमा, चल बहुत हो गया तेरा, मुझे दारू पीना है, मुझे पैसे ला कर दे। पिताजी माँ को छोड़ दीजिए, माँ कहाँ से लेकर आएंगी पैसे? मेरे बाल छोड़ दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या क्या कहा? पैसे नहीं है? तो इस घर में क्या कर रही है? निकल मेरे घर से। राजेश अपनी पत्नी को मारता मारता घर से बाहर कर देता है। घर में अपनी तीनों बेटियों को लेकर बाहर सड़क पर ठंडी हवाओं में दर दर भटक रही थी। माँ कितनी तेज ठंडी हवाएं चल रही है। माँ मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। माँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। चिंता मत करो मेरी बेटियों, हिम्मत रखो, हौसला रखो और मजबूत बनो। परिस्थिति से संघर्ष करना सीखो। मजबूत हौसले के साथ गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ सड़कों पर ठंडी हवाओं में भीख मांगना शुरू करती है। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए कुछ पैसे दे दो, हम गरीबों की मदद हो जाएगी। गरिमा की तीनों बेटियां अपनी मां के साथ इस कड़ाके की ठंड में भीख मांग रही थी, जहां पर कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज करके चले जाते हैं और कुछ उनकी मदद भी करते हैं। कुछ दूर चलते ही गरिमा को कुछ सूखी घास मिलती है, जिससे गरिमा एक छोटा सा फूस का झोपड़ी बनाती है और अपनी तीनों बेटियों के साथ उस झोपड़ी में रहती है। और अगले दिन फिर सुबह उठकर सड़क पर भीख मांगती है।
कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। अरे दूर हटो, अमीर लोग देखे नहीं कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। रईस औरत मीना को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरिमा को एक औरत खाने का कुछ सामान देते हुए, ये लीजिए, ये कुछ खाना है, ये आप खा लीजिए। भगवान आपका भला करे जो आपने इस गरीब की मदद करी। गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ रही होती है। तभी उसके एक छोटा बच्चा आता है जो भूख से रो रहा होता है। आंटी आंटी कुछ खाने को दे दो ना, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूख से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये लो बेटा, ये 2 रोटी हैं मेरे पास, इतना ही है, तुम इसको खा लो, इससे शायद तुम्हारी थोड़ी भूख मिट सके। शुक्रिया आंटी। गरिमा से उस छोटे बच्चे की भूख देखी नहीं जाती और वो अपने थैले में से रोटी निकाल कर 2 रोटी उसके हाथ में देती है। माँ, हमारे पास किन के 4 रोटियां ही थी और आपने उसमें से वो 2 रोटी छोटे बच्चे को दे दी, अब हम चारों क्या खाएंगे? मुझे उस छोटे बच्चे की भूख देखी नहीं गई। और तुम ही सोचो टीना, जब हम बड़ों को इतनी तेज भूख लगती है तो वो छोटा बच्चा 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ माँ, आपने सही किया। छोटा बच्चा रोटी को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं गरिमा भी अब अपनी टूटी फूटी फूस की झोपड़ी के अंदर आती है। हे माता रानी, अपनी बच्चियों पर रहम करो, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरे दुखों का पहाड़ नहीं दिखता? मेरी तीनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। हम गरीब पर रहम करो माँ, कहाँ हो तुम? अब गरिमा अपनी दोनों बेटियों के साथ उन 2 रोटी को ही आधा आधा करके खाती है और खाने के बाद जमीन पर ही लेट जाती है। और गरिमा की तीनों बेटियां ठंड से कांप रही होती हैं। इस ठंड में भगवान से मदद की गुहार मांगते मांगते गरिमा उस जमीन पर ही सो जाती है। ऐसी गरिमा जब अगले दिन भीख मांगकर अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रही होती है कि तभी उसके आसपास 3 से 4 कुत्ते भूख से रो रहे होते हैं और तेज तेज भौंक रहे होते हैं। तभी गरिमा अपने झोले में से रोटियों को निकालती है और उन कुत्तों को खिला देती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मुश्किल से 4 से 5 रोटी ही तो मिली थी और आपने वो कुत्तों को खिला दी। कोई बात नहीं मीना, ये जानवर हमारी तरह बोलकर किसी से खाना नहीं मांग सकते, और देखो कैसे भूख से रो रहे थे। हाँ, आप सही कह रही हो माँ, इन बेजुबान जानवरों को खाना देना भी जरूरी है। कुछ देर चलने के बाद गरिमा को थोड़ी गीली मिट्टी मिलती है जिससे वो टूटा फूटा चूल्हा बनाती है और अपने झोले में से पैसे निकाल कर कहती है, ये लो मीना, ये 100 रुपए लो और जाकर दुकान से कुछ खाने का सामान ले आओ। पूरे दिन भीख मांगने पर जो 100 रुपए मिले थे, गरिमा उन पैसों से खाने का सामान मंगाती है और दाल चावल बनाकर अपनी तीनों बेटियों के साथ खाती है। अगले दिन गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ सड़क पर ठंड में भीख मांग रही होती है और चलते चलते एक सुनसान सड़क में आ जाती है जहाँ उसकी नजर 3 बुढ़ियाओं पर जाती है। माँ, मेरे हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ आइए माँ, हाथ पकड़िए ना, ऐसे तो आप गड्ढे में गिरते ही जाएंगे, अंदर दलदल है। मत बचाओ हम लाचार बूढ़ी औरतों को, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अगर तुमने हमें बचा भी लिया तो हम तुम पर बोझ बन जाएंगे, छोड़ दो हमें, हम अब और जीना नहीं चाहते। गरिमा उन तीनों बूढ़ी औरत को खींचकर अपनी बेटी की मदद से बाहर निकालती है और उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर आती है, जहां वो तीनों बुढ़िया देखती हैं कि मिट्टी का चूल्हा टूटा हुआ है, बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं और खाने के बर्तन भी टूटे फूटे हैं। तभी गरिमा एक फटी पुरानी साड़ी उनको देते हुए कहती है, ये लीजिए, आप लोगों के कपड़े गंदे हो गए हैं, आप ये साड़ी पहन लीजिए। तीनों बुढ़िया गरिमा की दी हुई साड़ी को पहन लेती हैं। तभी गरिमा अपने झोले में से सूखी 3 रोटियां निकालती है और टूटे हुए थाली में उनको देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ, बहुत मुश्किल से मैं ये 3 रोटी आप तीनों के लिए जुटा पाई हूँ, आप इन्हें खाइए। तीनों ही बुढ़िया उस टूटे बर्तन में वो सूखी रोटी को खाती हैं। उनके आंखों से झरझर पानी बहने लगता है, उनके शरीर में से एक तेज प्रकाश निकलता है, जिसके बाद वो तीनों एक सुंदर देवी में बदल जाती हैं, जिसे देख गरिमा की आंखों से भी दुखों का झरझर आंसू बहने लगता है। माँ, इस निर्धन के घर पर क्यों आई आप? ये निर्धन आपको सूखी रोटी के सिवा और कुछ नहीं दे सकती माँ, मेरा खुद का बिछौना धरती पर है माँ, मैं तुम्हारे लिए एक आसन भी नहीं बिछा पाई, मुझे माफ कर दो माँ। अपने आंसू पोंछो गरिमा, एक माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गरिमा, हम धरती का भ्रमण कर रहे थे जहाँ हमने देखा कि तुम खुद इतनी गरीब लाचार होकर भी बेजुबान जानवरों की और छोटे बच्चों की मदद कर रही हो, इसीलिए हम तीनों तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए दलदल में जानबूझ कर गिरे, ये जानने के लिए कि तुम हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालती हो या नहीं। लेकिन गरिमा, तुम उस परीक्षाओं में पास हो गई, तुमने हमारी मदद की, खुद का खाना हमें खिलाया, अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम तुम्हारी मदद करें। तीनों सुंदर माताएं उठ खड़ी होती हैं और उस टूटे चूल्हे के पास आती हैं। ये लो गरिमा, आज से ये तुम्हारा जादुई चूल्हा है, इसे जलाने के लिए तुम्हें कभी लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर बर्तन रखते ही ये चूल्हा अपने आप जल जाएगा। ये लो गरिमा, और तुम्हारा जादुई बर्तन है, तुम इनको जब भी चूल्हे पर रखोगी इसमें सुंदर सुंदर पकवान बनना शुरू हो जाएगा। ये लो गरिमा, और ये है तुम्हारा आखिरी वरदान जो मैं तुम्हें देती हूँ, ये जादुई कपड़े हैं, इन कपड़े से तुम जितना मर्जी कपड़ा मांगो उतने तुम्हें सुंदर कपड़े मिलेंगे। मैं धन्य हो गई माता रानी, जो मुझ गरीब निर्धन पर आपकी नजर पड़ी और आपने मेरी मदद करी। माता रानी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ना। तीनों बहनों के कहने पर तीनों माताएं उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने हाथों को उठाती हैं, जिसका तेज प्रकाश उनके मुंह के ऊपर आता है। ऐसे ही ईमानदारी और नेकी के रास्तों पर चलो मेरी बच्चियों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और
इस तरह तीनों माता वहां से लुप्त हो जाती हैं। गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ सुंदर से कपड़ों को पहनकर चूल्हे के पास आती है और चूल्हे पर बर्तन को रखती है, जिसमें से तेज प्रकाश निकलता है और वो चूल्हा जलने लगता है और उस जादुई बर्तन में सुंदर सा पकवान बन जाता है। माँ, खाना कितना स्वादिष्ट है, इतने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया है। अब गरिमा अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है जिसमें वो गरीबों को फ्री में खाना खिलाती थी और कमाए हुए पैसों से वो अपना एक छोटा सा घर बनाती है। अब पहनने के लिए उसके पास कपड़े थे, कमाने के लिए उसके पास खुद का काम था, जिससे वो खुशी खुशी अब अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी।